हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे राजभाषा के बारे में, ठीक है, जो हमारे संविधान के भाग 17 के अंतर्गत दी गई है। और दोस्तों, इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। यह आर्टिकल हमारा 343 से 351 के अंतर्गत जो हमारी राजभाषा आती है, ठीक है। हमने जो हमारा पिछले भाग हमारे जो भाग 16 तक हमने बिल्कुल कंप्लीट अपने अच्छे तरीके से कर लिया था। और जो हमने दोस्तों कल किया था, हमने पोक्सो एक्ट के बारे में जाना था। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम संडे टू संडे जो है एक एक्ट को जो है खत्म करते हुए चलेंगे। तो हमने जो कल हमारा संडे था उसमें हमने पोक्सो एक्ट को देखा था। और दोस्तों पोक्सो एक्ट जो है हमने बिल्कुल विस्तार से देखा था। जो उससे बनने वाले क्वेश्चन हैं सभी को हमने जो उसके अंदर थ्योरी में कवर किया था। और अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों उस क्लास को देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। और दोस्तों जितनी अभी तक हमने जो पॉलिटी क्लास से अपनी थ्योरी बेस्ड की है, अब तक के जो 16 हमने भाग किए हैं सभी की दोस्तों लिंक हमारी जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखी है, हमने एक प्लेलिस्ट बना करके। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, इसमें जानेंगे दोस्तों हम राजभाषा। ठीक है, हमारे देश में जो है राजभाषा क्या है। ठीक है, राजभाषा जो हमारा भाग 17 के अंतर्गत दी गई है। और जो इसमें हमारे अनुच्छेद आ जाते हैं दोस्तों, इसमें जो अनुच्छेद होते हैं वो आर्टिकल हमारा 343 से और 351 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो है जैसा ही मैं आपसे हर जो हमारा भाग है उसको स्टार्ट करने से पहले जैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन बनता है, कि दोस्तों यहां से जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि हमारा भाग पूछ लेता है कि राजभाषा जो हमारी संविधान के किस भाग के अंतर्गत दी गई है और जो ठीक है राजभाषा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है हमारी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारा उच्च न्यायालय, ठीक है, इनमें जो हमारे जो हमारी भाषा है कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे देश की हमारे भारत देश की भाषा है वो हमारी राजभाषा, हिंदी जो है हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, हम इसमें भी अंतर जानेंगे। और जो हमारी राजभाषा समिति बनी थी 1976 में उसको भी जानेंगे। और जो हमारा राजभाषा आयोग बना था 1963 में उसको भी हम इसमें विस्तार से देखेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, और अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए तो साथ में दोस्तों जो है क्लास के नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो है लास्ट तक देखना। ठीक है, इसमें जानेंगे हम आर्टिकल हमारा 243 मतलब 343 आ जाता है 343। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि संघ की राजभाषा दी गई है, यानी कि एक संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 343 इसमें कहता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। अगला हमारा इसमें यह है कि आर्टिकल 343 के फर्स्ट में हमारा ये दे है, क्योंकि आर्टिकल हमारा 343 में तो हमारे ये देखा है कि संघ की एक राजभाषा होगी। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी संघ की राजभाषा होगी वो हमारी कौन सी होगी। तो ये हमारा आर्टिकल 343 का फर्स्ट कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी जो है लिपि जो है देवनागरी होगी। जो हमारी संघ की राजभाषा होगी वो हमारी संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। और जो इसकी लिपि होगी, ठीक है, एक इसकी लिपि भी होती है, तो देवनागरी को जो है इसकी लिपि बनाया गया है। ठीक है, इसमें हमारा अगला पॉइंट दोस्तों यह आ जाता है कि संघ के शासकीय कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले अंकों का रूप भी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि जो संघ के जो हमारे शासकीय काम होते हैं, ठीक है, जो हमारे केंद्र सरकार के जो काम होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी जो इस्तेमाल जो अंक होंगे वो भी हमारे जो है हिंदी के यानी देवनागरी लिपि में होंगे। ठीक है, इसी में दोस्तों हमारे अगले पॉइंट में इसमें ये कहता है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी शासकीय काम के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अलावा देवनागरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इसमें जो आदेश देंगे तो उसके बाद में जो हम देवनागरी के रूप में जो है जो हमारे अंक दे रखे हैं उन जो हिंदी मतलब देवनागरी में जो अंक दे रखे हैं उनका हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो जैसा आपने देखा होगा जो हमारे अधिकतर शासकीय काम होते हैं, ठीक है, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम होते हैं वो अधिकतर अंग्रेजी में होते हैं। ठीक है, तो उनका जो है अंग्रेजी में ना करके उनको जो है हिंदी में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताऊँ दोस्तों हमारी जो भारत देश की भाषा है हमारी वो हिंदी जो है हमारी एक राजभाषा है और हमारे देश की जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी जो है हमारे देश की ये राजभाषा है। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों हम अगला हमारा इसमें आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल हमारा 343 का सेकंड इसमें। ठीक है, इसमें आर्टिकल 343 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि संविधान लागू होने की तारीख से 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल आधिकारिक कामों में रहेगा। इसमें यह कहा गया था जो हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, संविधान लागू होने के 15 सालों तक जो अंग्रेजी का प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो वह आधिकारिक कामों में जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल जो होता रहेगा। ठीक है,
ये हमारा 15 सालों तक इसमें बात कही गई थी। लेकिन जो हमारा 15 सालों के बाद में आपने देखा होगा 1963 में हमारा, ठीक है, एक आयोग बना था। आयोग बनने के बाद में, ठीक है, इसको जो है अंग्रेजी को जो है राजभाषा का मतलब अंग्रेजी को भी जो है हिंदी के साथ साथ जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हम इसमें ये भी जानेंगे कि इस आयोग की क्या क्या सिफारिशें रखी गई थी तो हमारा 1963 में आया था, और इसके अध्यक्ष जो है उस समय कौन थे। ठीक है, अगले देखेंगे आर्टिकल हमारा इसमें आता है आर्टिकल 343 का सेकेंड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट। तो इसमें हमारा थर्ड पार्ट में दोस्तों ये कहा गया है कि संसद को 25 जनवरी 1965 में, ठीक है, 65 के बाद आधिकारिक कामों के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल को जारी रखने के लिए कानून मतलब जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। यानी कि इसमें यह था, जो आर्टिकल हमारा 343 का सेकंड पार्ट था, यह हमारा कह रहा था कि संविधान लागू होने के तारीख से जो है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसकी तारीख से 15 सालों तक जो अंग्रेजी भाषा जो इस्तेमाल होगा वो आधिकारिक कामों में होगा। ठीक है, सिर्फ जो 15 सालों तक ही होगा। लेकिन इसमें दोस्तों ये कर दिया गया था, आर्टिकल हमारा 343 के थर्ड पार्ट में ये क्या कहा गया था कि संसद को जो था 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक कामों के लिए, क्योंकि 1950 से हमारा हुआ था और 1965 में हमारे 15 साल पूरे हो गए थे, तब जो है अंग्रेजी को जो आधिकारिक कामों के लिए अंग्रेजी के जो इस्तेमाल था अंग्रेजी का, क्योंकि इसमें कहा गया था 15 सालों तक ही उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें जो 15 सालों के बाद भी इसका जो आधिकारिक कामों में जो अंग्रेजी का जो इंग्लिश का हमारा इस्तेमाल हो रहा था उसको जो कानून बनाने का, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो संसद को दे दिया गया था इसमें आर्टिकल 343 के थर्ड पार्ट में। ठीक है, इसी में दोस्तों हम आगे देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल जो हो जाता है, आर्टिकल इसमें हमारा ये 344 आ जाता है। आर्टिकल 344 में हमारा दोस्तों यह है कि राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के 5 साल और फिर 10 साल बाद आयोग बनाने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 344 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार दिया गया है कि संविधान लागू होने के 5 साल और फिर 10 साल बाद जो है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा। वो आयोग हमारा राजभाषा आयोग होगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति जो इस आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा अगला पॉइंट यह आया था आर्टिकल 344 में कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों जब मैंने आपको अनुसूचियां कराई थी उसमें मैंने सभी जितनी भी हमारी स्टार्टिंग में हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, बाद में उनको जो है हमारा 22 भाषाएं कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं, तो मैंने दोस्तों उसमें बताया था कि कौन कौन सी हमारी जो 14 भाषाएं थी स्टार्टिंग में और जो वर्तमान में 22 भाषाएं थी। यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, फिर हमारी बोडो डोगरी मणिपुरी को जोड़ा गया था। ठीक है, इस तरीके से किसके संविधान के द्वारा उनको जोड़ा गया था। तो जो मैंने संविधान संशोधन वाली क्लास कराई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो दोस्तों उन क्लासों को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इसमें आयोग के अंदर एक अध्यक्ष होगा और जो 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं बताई गई, जो हमारी वर्तमान में 22 भाषाएं, ठीक है, उन भाषाओं के एक एक प्रतिनिधि उसमें जो है शामिल होगा। ठीक है, और इनकी नियुक्ति भी हमारा जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आयोग राष्ट्रपति को हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल के लिए सिफारिश करता है। यानी कि जो आयोग होगा उस आयोग का जो कार्य होगा वो राष्ट्रपति को जो हिंदी के जो प्रगतिशील जो इस्तेमाल होगा, यानी कि हिंदी का जो इस्तेमाल जो किया जाएगा वो प्रगति के लिए, जिसमें हिंदी का प्रयोग करके जिसमें प्रगति हो सके, उसकी सिफारिश जो आयोग जो है उन सिफारिशों की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को देगा ये आयोग का ये हमारा इसमें कार्य होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा अगला पॉइंट में यह है कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। जो हमारा पहला आयोग बना था वो जो हमारा राजभाषा आयोग बना था, पहला राजभाषा आयोग जो हमारा 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग का हमारा गठन किया गया था। जो हमारा यह पहला राजभाषा आयोग था, तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो हमारे बीजी खैर जो थे वो इसके सदस्य थे। यानी जो हमारा पहला राजभाषा आयोग बना था, यहाँ से हमारा दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला राजभाषा आयोग हमारा कब बना था और इसके अध्यक्ष जो कौन थे और उसमें जो सदस्य कौन थे। इस तरीके से हमारा दोस्तों जो कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है और हमसे दोस्तों जो है डायरेक्ट भी क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लेता है। और दोस्तों इसमें बता दूँ आपको, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है हम इस क्लास को जो यूपीएसआई ओरिएंटेड कर रहे हैं, भारत में दोस्तों आप कोई से भी एग्जाम्स में इससे संबंधित जो है हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम्स के लिए आप जो इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो पहला राजभाषा आयोग बना था वो 7 जून 1955 को इसमें बना था। ठीक है, और जो इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और बीजी खैर जो थे इसके सदस्य थे। ठीक है, तो अगला देखेंगे हमारा अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें यह कहता है कि आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई जाती है। इसमें जो है 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जब हमारा जो ये आयोग है, इस आयोग का जो गठन होता है प्रत्येक साल में जो है इसका गठन किया जाता है और ये गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
तो जो हमारी ये समिति आती है, इसके बाद में जो है इस गठन के बाद जो आयोग का गठन हो जाता है, उसके बाद में हमारी एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में जो सदस्य होते हैं हमारे 30 सदस्य उसमें जो होते हैं समिति है, 20 सदस्य जो हमारे लोकसभा के होते हैं उसमें, ठीक है, और जो हमारे 10 सदस्य होते हैं उसमें भी राज्यसभा के इसके अंदर 10 सदस्य होते हैं। दोस्तों इसमें हम जो समिति देखेंगे, पहली समिति जो हमारी बनी थी राजभाषा समिति, वो 1976 में जो है हमारी ये समिति बनी थी, और ये एक हमारा आयोग आया था, ठीक है, राजभाषा आयोग। तो वो हमारा एक 1963 में हमारा राजभाषा आयोग बना था, वो उसी के आधार पर 1976 में वो समिति बनी थी। उसको भी दोस्तों हम विस्तार से उसमें आगे जानेंगे, ठीक है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लास में आप जो लास्ट तक बने रहना। अगर आप दोस्तों आप स्किप करते हैं तो दोस्तों आप काफी कुछ इसमें क्लास में छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी जाती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये हमारी समिति होगी, ठीक है। पहला हमारा आयोग बना, आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को दी, फिर ठीक है, जो हमारा आयोग बना था उसी के आधार पर हमारी एक समिति बनी। तो समिति का भी जो कार्य होगा हमारा, वो राष्ट्रपति को जो अपनी सिफारिशों की जो रिपोर्ट देना, और राष्ट्रपति जो हमारी रिपोर्ट होगी इस रिपोर्ट के आधार पर जो है, यानी उस रिपोर्ट को देखने के बाद में राष्ट्रपति निर्देश जारी करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल ही दोस्तों इसमें आया था हमारा आर्टिकल 345, ठीक है। तो इसमें हमारा राज्य की आधिकारिक भाषा को बताया गया है कि राज्य की आधिकारिक भाषा क्या हो सकती है, और दो राज्य भी आपसी में, मतलब दो राज्य जो है आपसी सहमति से क्या अपनी आधिकारिक भाषा, राज्य की राजभाषा, मतलब जो राज्य की है अपनी जो राजकीय भाषा जो है क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा कि हर राज्य को अपने राज्य में बोली जाने वाली एक या ज्यादा भाषाओं को कानूनी रूप से अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना होता है। यानी आर्टिकल 345 ने दोस्तों ये अधिकार देता है राज्यों को कि जो उनके राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा है, या फिर एक भाषा भी हो सकती है और जो अधिक भाषा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारा उत्तराखंड है और हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो उसमें जो संस्कृत को भी उन्होंने राजकीय भाषा का दर्जा दे रखा है और हिंदी को भी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा, ठीक है, जो आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं। यह आर्टिकल हमारा 345 इन राज्यों को अधिकार देता है, ठीक है। दोस्तों इसमें ये अगला पॉइंट हमारा कि यह अनुच्छेद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं के हितों के बीच संतुलन दिखाता है। यानी कि इसमें जो हमारा यह आर्टिकल हमारा 345 है, इसमें यह बताता है कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा तो हमारी इस टाइम कोई है नहीं, ठीक है, देश की, लेकिन हमारी राजभाषा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी बोली जाने वाली भाषा है और जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर जो बोली जाने जो वाली भाषाएं हमारी, तो उनके बीच में संतुलन को प्रदर्शित करता है आर्टिकल हमारा 345, ठीक है। दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा, इसमें अगले पॉइंट में हमारा ये कहा गया है कि अगर राज्य का विधानमंडल किसी और कानून के जरिए ऐसा ना करे तो राज्य के शासकीय कामों के लिए हिंदी अंग्रेजी का जो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लो किसी राज्य का विधानमंडल है, ठीक है, और जो है वो कानून के जरिए ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो उसको जो है जो हमारे राज्य के शासकीय काम होंगे तो उसमें जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो मान लो अपने राज्य की कोई राजकीय भाषा चुन लेता है तो जो उसके जितने भी शासकीय काम होंगे, ठीक है, जो उसके शासन से रिलेटेड काम होंगे तो वो उस भाषा में होंगे, ठीक है। अगर वो उस भाषा को नहीं चुनता है, ठीक है, तो जो जितने भी काम होंगे उसके वो अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 345 इसमें कहता है, ठीक है। इसमें दोस्तों अगला देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट ये है कि यह अनुच्छेद जो हमारा राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाले भाषा से जुड़े खास प्रावधानों के बारे में भी बताता है। दोस्तों इसमें यह है कि यह अनुच्छेद जो है हमारा 345, यह राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा, क्योंकि दोस्तों इसमें होता है हमारा राज्य कुछ जनसंख्या ऐसी होती है जिसमें कि हमारा एक ही भाषा को जो है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि उसमें जो होता है कि मान लो किसी राज्य है, ठीक है, उसमें जो है कुछ लोग जो है हिंदी को समझते हैं, उसके अंदर जो अधिकतर जनसंख्या वहाँ की हिंदी को समझती है और जो वहाँ का अधिकतर काम हो रहा है वो अंग्रेजी में हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो उस राज्य को जो है ऐसा करना पड़ जाता है कि अधिकतर जो काम होंगे वो जो है एक ही भाषा में किए जाएंगे जो वहाँ के वर्ग के द्वारा बोली जाती है, और ऐसे जो वहाँ के प्रावधान बना दिए जाते हैं, ठीक है, उस राज्य के, ठीक। अब इसमें देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल दोस्तों इसमें आया था हमारा आर्टिकल 346 यानी कि 346। इसमें हमारा ये बताता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और केंद्र सरकार के बीच संचार के लिए इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक भाषा। अब दोस्तों इसमें यह है कि हमारा जैसे दो राज्य हैं, ठीक है, हम उदाहरण लेकर के चल रहे हैं अभी तक की क्लासों में कि हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मान लो, ठीक है। अब या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश या बिहार को, ऐसे इस तरीके से दो राज्यों को मान लो आपस में, ठीक है। अगर दोस्तों उन दोनों के बीच में जो संचार वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे मान लो
किसी आयात निर्यात हो रहा है दो राज्यों का आपस में, ठीक है, ठीक है, या फिर संचार का हो रहा है उन दोनों के, तो उन दोनों के बीच में एक आधिकारिक भाषा होगी कि इस भाषा में जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लो या फिर केंद्र सरकार के बीच में संचार वगैरह हमारा होता है, तो उसमें भी जो है दोनों की आपसी सहमति से एक भाषा का होगा। ऐसा नहीं है कि एक भाषा जो हमारा एक राज्य है वो हिंदी में कर रहा है और दूसरा राज्य हमारा, ठीक है, अंग्रेजी में कर रहा है, इस तरीके से नहीं है। उन दोनों में जो है एक ही भाषा के बीच में जो है संचार होगा। ये आर्टिकल हमारा 346 इसमें बताता है, ठीक है। इसमें दोस्तों अगला हमारा पॉइंट दे रखा है कि संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राष्ट्रपति तय करते हैं। यानी जो संचार मतलब जो इन दोनों के बीच में संचार के लिए जो भाषा की जाएगी उसका जो तय करेंगे वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के फैसले आने तक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो राष्ट्रपति का फैसला नहीं, मतलब पहले बात तो इसमें दोस्तों ये कहा है कि जो उसमें संचार में जो इस्तेमाल की जाएगी भाषा, ठीक है, उसका जो मतलब जो उसका चयन होगा, जो उसे तय करेंगे वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का फैसला नहीं आता है तो सही है, फैसला आने तक, ठीक है, तो जो अब तक जो उसमें प्रयोग की जाएगी वो उसका इस्तेमाल जो है अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है, जब तक उसमें जो है राष्ट्रपति का फैसला नहीं आता है, जब तक जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा कि अगला पॉइंट में दो या ज्यादा राज्य अगर सहमत हो तो वह हिंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लो अगर दो राज्य सहमत हैं, ठीक है, संचार के लिए, तो वो दोनों भी जो है हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों की सहमति से होगा। ऐसा नहीं है कि एक राज्य जो है इंग्लिश चाहता है और दूसरा राज्य जो है हिंदी चाहता है। अगर दोनों की सहमति है तो वो दोनों जो है हिंदी का इस्तेमाल भी संचार के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे अगला पॉइंट हमारा कि अगर राज्य का विधानमंडल कानून के जरिए कोई और प्रावधान ना करे तो राज्य के भीतर उन शासकीय कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें जो है हमारा राज्य का विधानमंडल है, ठीक है, वो कानून के जरिए जो कोई और प्रावधान नहीं करता है, ठीक है, मतलब जो हमारे शासकीय कामों में प्रयोग होने वाली भाषा है उसके लिए कोई और प्रावधान नहीं बनाता, यानी कि उसके लिए कोई एक भाषा नहीं चुनता है कि इसका प्रयोग हमारा शासकीय कामों के लिए किया जाए, ठीक है, नहीं करता है वो ऐसा, तो जो हमारे शासकीय काम वगैरह होंगे तो उसमें जो अंग्रेजी का इस्तेमाल जो है होता रहेगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा यह है कि संघ में शासकीय कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा राज्य और केंद्र सरकार के बीच संचार के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। यानी कि जो हमारे संघ में जो शासकीय कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है, ठीक है, जो मान लो भाषा हमारी संघ के शासकीय कामों में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वही भाषा हमारे केंद्र और राज्य के बीच जो संचार होगा उसी भाषा को जो है हम उसमें मतलब जो है जो हमारा केंद्र और राज्य के बीच में जो संचार के लिए जो भाषा प्रयोग की जाएगी, ठीक है, उसी भाषा को मतलब जो हमारे संघ में जो शासकीय कामों के लिए जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उसी भाषा को जो है हम और केंद्र और राज्य के बीच में संचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल जो है हमारा, इसमें आर्टिकल हमारा 347 इसमें आ जाता है, यानी आर्टिकल 347, ठीक है। आर्टिकल 347 दोस्तों इसमें कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोले जाने वाले भाषा, ठीक है, किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा हमारी क्या होगी, ये आर्टिकल हमारा 347 इसमें कहता है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों की क्लास को एक बार शेयर जरूर करना और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही हम जो है थ्योरी बेस्ड अपनी पॉलिटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से निपटा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है आपने देखा होगा हमने 16 पार्ट अपने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिए। आज हम जो है दोस्तों 17वां पार्ट भी कर लेंगे, यानी कि पॉलिटी को हम जो है इस पॉलिटी के हम जो है बिल्कुल जितने पार्ट हमको कवर करते हुए चल रहे हैं, यानी कि हम जो है लास्ट टाइम पर पॉलिटी के जो है पहुंच गए। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपसे बोलता हुआ आ रहा था पिछली क्लासों में कि हम बहुत जल्दी अपना एक नया वो स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम संडे टू संडे जो है एक एक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों हम इसमें जो है मूल विधि को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और जो हमारा पॉलिटी है इसको भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि आपको कोई पैड वैच खरीदने की जरूरत नहीं है, हम YouTube पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी थ्योरी बिल्कुल कवर करते हुए निपटा देंगे, ठीक है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों अपना साथ बनाए रखना और दोस्तों चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और दोस्तों क्लास को जो है शेयर कर दिया करना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी देखेंगे हमारा कि इसमें जो पॉइंट है हमारा, इसमें पॉइंट ये दे रखा है आर्टिकल 347 में कि राष्ट्रपति किसी राज्य या उसके किसी हिस्से में किसी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का आदेश दे सकते हैं। मान लो राष्ट्रपति को दोस्तों ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या उसके किसी हिस्से में जो आधिकारिक रूप से मान्यता किसी भाषा को दे सकते हैं जो ज्यादा किसी भी वर्ग मतलब जनसंख्या वर्ग के द्वारा जो जिस राज्य में ज्यादा बोली जा रही हो, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा यह है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार
तब मिलता है जब उन्हें लगता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उसकी बोले जाने वाली भाषा को राज्य मान्यता दर्जा मतलब राज्य मान्यता दे। ठीक है, राष्ट्रपति को दोस्तों ये अधिकार तब मिलता है कि अगर मान लो किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि जो उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उसको जो है राज्य में जो है दर्जा दिया जाना चाहिए, मतलब जो है राज्य के शासकीय कामों में उसे राजकीय भाषा का जो है दर्जा दिया जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति को अधिकार तब मिलता है जब जो है वहाँ का जनसंख्या बल जो है ये चाहता है तब। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा अगला पॉइंट, इसमें दोस्तों ये आ जाता है कि अगले पॉइंट में हमारा यह है कि दो या ज़्यादा राज्य इस बात पर सहमत हैं कि उनके बीच संचार की भाषा हिंदी हो तो आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दोस्तों जैसा कि मैं पिछले आर्टिकल्स में आपको बता कर गया हूँ कि अगर दो राज्यों की सहमति होगी तो उन दोनों राज्यों की सहमति के लिए संचार की भाषा जो होगी हमारी हिंदी का जो उपयोग उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों राज्यों की सहमति पर। तो दोस्तों इसमें अगला आर्टिकल जो है हमारा अगला आर्टिकल देखेंगे, इसमें हमारा अगला आर्टिकल जो कहता है हमारा इसमें कि आर्टिकल 348 में दोस्तों यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। यानी दोस्तों इसमें यह बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारा उच्च न्यायालय है इसमें जो प्रयोग की जाएगी भाषा वो किस भाषा का हमारा प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा जो इसमें हमारे आपने देखा होगा जो सूचनाएं वगैरह जारी होती हैं वो सब अंग्रेजी में देखी होंगी आपने। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर हमारा जो उच्च न्यायालय है जितने भी, ठीक है, तो उनको जानेंगे हम कि इसका प्रयोग किस तरीके से हमारा संविधान जो हमारा न्यायालय है उनमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा कि अगला हमारा आर्टिकल जो है आर्टिकल 348 का फर्स्ट। जैसा कि दोस्तों हम देखते हुए चल रहे हैं कि जो हमारे सभी आर्टिकल्स हैं हम सभी आर्टिकल्स को दोस्तों हम कवर करते हुए तो चल रहे हैं। ठीक है, और जो उनके दोस्तों सब आर्टिकल्स हैं यानी सब क्लॉज हैं उनको भी हम दोस्तों क्लास के साथ साथ अपने कवर करते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके आज हम दोस्तों आर्टिकल 348 यानी 351 तक हम आज बिल्कुल कवर कर लेंगे। और आपने देखा होगा दोस्तों हमने कोई भी इसमें आर्टिकल छोड़ा नहीं है, सभी आर्टिकल्स को हम इसमें कवर करते हुए चलना है। लेकिन हमारा इसमें जो भाग 10 और भाग 11 इसमें छूट गया और दोस्तों उसमें 2 से 3 आर्टिकल है उनको जो हम प्रैक्टिस क्लास में करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा आर्टिकल 348 का फर्स्ट दोस्तों ये कहता है कि इसके अंदर कि आर्टिकल 348 का फर्स्ट हमारा ये बताता है कि जब तक संसद कानून द्वारा अलग से प्रावधान ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में भी जो कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी में होगी। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब तक संसद जो है अलग से प्रावधान ना करेगी यानी कोई अलग से मतलब जो कानून या अधिनियम नहीं बनाएगी तब तक जो सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारे 25 सभी उच्च न्यायालय हैं तो उनमें भी जो कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में जो उसमें कार्रवाई होती रहेगी। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 348 का फर्स्ट पार्ट कहता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे आर्टिकल हमारा 348 का सेकंड हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय में हिंदी या किसी और आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल करा सकता है। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 348 ही कहता है अगर किसी राज्य के जो हमारा उच्च न्यायालय है तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति से पहले सहमति लेगा, सहमति लेने के बाद में ये उसको जो है इस्तेमाल करने के लिए अधिकार मतलब जो है दे सकता है, यानी उसको शक्ति दे सकता है कि तुम जो आधिकारिक भाषा एक अपनी हिंदी या फिर किसी और भाषा को जो है आधिकारिक तौर पर जो उसका इस्तेमाल उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा अगला पॉइंट इसमें कहता है कि आर्टिकल 348 के दोस्तों सेकंड में कि कानूनों और निर्णयों के आधिकारिक पार्ट अंग्रेजी में होने चाहिए। यानी कि इसमें आर्टिकल 348 का सेकंड पार्ट कहता है जो कानून और जो निर्णय के आधिकारिक पार्ट होंगे हमारे वो अंग्रेजी में होंगे। देखा होगा आपने जो हमारे पत्र वगैरह जारी होते हैं वो सभी हमारे अंग्रेजी में जारी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड पार्ट इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा ये कहता है कि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन निर्णय जो अंग्रेजी में दिए जाएंगे। यानी जो हमारे उच्च न्यायालय की जो कार्यवाही वगैरह होंगी उसमें जो है हम किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जो हमारे निर्णय वगैरह लिए जाएंगे वो अंग्रेजी में ही लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों अगला हमारा इसमें यह है कि कुछ राज्यों ने जो है अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल की अनुमति दी है। दोस्तों हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके उच्च न्यायालयों में जो है हिंदी को मान्यता दी गई है। ठीक है, और इस्तेमाल करने की, और जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें जो उन्होंने उसका उपयोग किया है यानी उसमें जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय में हिंदी का इस्तेमाल साल जो है 1950 से हो रहा है। जो हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय है, ठीक है, राजस्थान के उच्च न्यायालय में जो हिंदी का उसमें जो है अंग्रेजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसमें जो है हिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अधिकारी उसके काम है। ठीक है,
जो निर्णय वगैरह सभी जो लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है हिंदी में लिए जा रहा है, और जो इसका प्रयोग हो रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय में, वो 1950 से जो है हिंदी का इसमें प्रयोग ये कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने भी अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी के इस्तेमाल की अनुमति दी है। यानी कि दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और मध्य प्रदेश ने भी जो हमारे उच्च न्यायालय हैं इन तीनों राज्यों के, इन्होंने भी जो है इन उच्च न्यायालयों में जो इस्तेमाल है यानी प्रयोग होने के लिए हिंदी को जो है इन्होंने अनुमति दे दी है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारे अगला यह है कि जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो है अपने उच्च न्यायालय में तमिल भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए काम कर रहा है। जो हमारा तमिलनाडु है, इसने जो हमारा देखा होगा, जो इसकी तमिलनाडु की हमारी जो राजकीय भाषा है हमारी, ठीक है, वो हमारी तमिल है। तो तमिल पर ये जो है अनुमति, जो तमिल का जो हमारी तमिल भाषा है उसके इस्तेमाल के लिए जो ठीक है, जो उच्च न्यायालय है हमारा तमिलनाडु का, उसमें जो है उसके उपयोग के लिए जो है ये हमारा अभी तमिलनाडु जो है काम कर रहा है, लेकिन इसने अभी ऐसा किया जो है नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे आर्टिकल हमारा 349 आ जाता है 349। अब दोस्तों ये हमारा आर्टिकल ये कहता है कि भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करना, यानी भाषा संबंधी जो हमारी कुछ विधियां, जो कुछ कानून है, ठीक है, उनको जो है अधिनियम के द्वारा उसका जो है प्रावधान बनाना, ये आर्टिकल हमारा 349 इसमें बताता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा, इसमें पहला पॉइंट दोस्तों ये कहा गया है कि हमारा संविधान लागू होने के 15 साल के अंदर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में काम करना या सरकारी कामों में इस्तेमाल होने वाली भाषा में बदलाव के लिए संसद राष्ट्रपति के लिए मंजूरी लेनी होती है। संसद में जो है राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। अब दोस्तों इसमें जो है कि संविधान लागू होने के 15 साल के अंदर जो है हमारा उच्च न्यायालय, जो हमारा उच्च न्यायालय और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उसमें अंग्रेजी के अलावा अगर हम किसी और भाषा का प्रयोग, ठीक है, और या फिर किसी भाषा में काम करने या फिर जो हमारे सरकारी कामों में जो प्रयोग होने वाली भाषा है, तो उसमें जो भाषा में जो बदलाव करने के लिए हमारे जो है संसद के अंदर जो हमें राष्ट्रपति की इसमें जो अनुमति लेनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल इसमें आ जाता है आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 दोस्तों इसमें ये कहता है कि किसी भी शिकायत के निवारण के लिए कोई भी व्यक्ति संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को आवेदन देने का हकदार है। यानी कि आवेदन ये है कि जो आवेदन वगैरह होंगे, ठीक है, जो प्रपत्र वगैरह देने होते हैं वो हमारे, तो वो किसी भी शिकायत का जो निवारण वगैरह दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या फिर जो प्राधिकारी वगैरह होंगे, तो जो उनको वो आवेदन वगैरह अपना देगा, जो अपना प्रपत्र जो शिकायत वगैरह देगा, तो उसमें जो देने का अधिकार जो उसको तो अपनी भाषा में देने का उसको जो अधिकार है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को उसको हिंदी आती है और जो अगर इस्तेमाल जो हो रही है हमारी अंग्रेजी हो रही है तो वो जो अंग्रेजी में दिया जाएगा, जो उसकी भाषा होगी, ठीक है, तो वो अपनी भाषा में जो उसको अपना जो आवेदन वगैरह होगा वो उसमें अपनी भाषा में दे सकता है। यह आर्टिकल हमारा 350 दोस्तों इसमें बताता है। अब ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि यह आवेदन जो है हमारा संघ या राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। अब दोस्तों जो आवेदन, जैसा अभी मैंने बताया आपको, जो संघ या राज्य के अंदर जो इस्तेमाल की जा रही भाषाएं, ठीक है, उसमें जो है वो किसी भी भाषा में उसके अंदर वो अपना आवेदन जो है दे सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे आर्टिकल हमारा 350 का फर्स्ट ये कहता है कि इसके अंदर कि भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़ा जो हमारा ये आर्टिकल 350 ए है, ये हमारा भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने के लिए राज्य को प्रेरित करता है। यानी कि आर्टिकल हमारा 350 जो है ये बताता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि राज्य जो है करेगा ही करेगा, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य होता है जो हमारा भाषाई अल्पसंख्यकों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जो प्राथमिक स्तर है उनका, तो उसमें जो है उनको मातृभाषा में शिक्षा सुविधा जो देने का अधिकार है, मतलब जो प्राथमिक स्तर पर जो उनकी शिक्षा और जो वगैरह सुविधा वगैरह दी जाएंगी वो उनकी जो है मातृभाषा में देने के लिए जो है राज्य को प्रेरित करेगा। अब ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे आर्टिकल हमारा 350 का बी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 350 का बी, ठीक है। 350 के बी में दोस्तों ये कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से जुड़े मामलों की जांच के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यानी तो आर्टिकल 350 दोस्तों ये कहता है कि ये राष्ट्रपति को जो है एक अधिकार देता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संवैधानिक उपायों की जो सुरक्षा वगैरह है, ठीक है, उसके लिए जो उनके मामले वगैरह उसकी जांच के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। ये आर्टिकल 350 के बी में दोस्तों बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि आर्टिकल हमारा 351, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भाग 17 है, ये आर्टिकल हमारा 343 से स्टार्ट होकर के 351 तक दोस्तों इसमें हमारा ये हो जाता है। अब दोस्तों आपने ये देखा होगा कि आप दोस्तों इसमें अगर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि कुछ चीज़ तो दोस्तों ऐसा है
कि हमारी को बहुत लंबी लंबी क्लासेस करते हैं। अब दोस्तों इसमें यह है कि हम जो है ये अपनी क्लासेस जो है सिर्फ हमारे 30 से 35 मिनट 40 से 45 मिनट की क्यों हो रही हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जो है बीच में क्लास में कोई फालतू बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपना कंटेंट से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें यह है कि तभी मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, क्लास को जो है आप जितना भी आपको जो है दोस्तों इस स्लाइड पर लिखा हुआ है ये दोस्तों सभी को आप लिखते हुए चलना और नोट्स साथ में बनाते हुए चलना। और दोस्तों आपने इस क्लास को करने के बाद में एक बार और रिवीजन कर लिया, फिर दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो है कि जितने भी हमारे प्रीवियस हैं सभी को लगा लेना, आपको जो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हम ये देखेंगे आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 हमारा ये कहता है कि हिंदी राजभाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा। जो हमारी हिंदी है, ठीक है, इसके भाषा के जो हिंदी भाषा के जो प्रचार को जो बढ़ावा देना जो होगा हमारा, ये संघ का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल हमारा 351 कहता है। दोस्तों हमारे जो आर्टिकल है हमारे 343 से लेकर के 351 तक दोस्तों हमसे जो किसी भी एग्जाम में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 351 का संबंध किससे है, आर्टिकल 343 का संबंध किससे है। यहाँ से दोस्तों हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तभी दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा जो भाग 17 है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे आर्टिकल 351 के हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इन पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें यह कहता है कि हमारा संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे और उसका प्रसार बढ़ाए। यानी संघ का कर्तव्य ये बताया गया है कि ये जो है हिंदी भाषा का जो विकास करे और जो इसका प्रचार प्रसार है इसको जो है बढ़ावा दे, ठीक है। ये हमारा संघ का कर्तव्य होगा आर्टिकल 351 के तहत, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा अगला पॉइंट दोस्तों ये कहता है कि इसके अंदर कि हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया जाए। जो हमारी हिंदी भाषा है इसको जो भारत की जितनी भी सामाजिक हमारी संस्कृति है सभी के तत्वों को जो अभिव्यक्त करने की होगी, मतलब जो हिंदी संस्कृति जो हमारे सामाजिक संस्कृति है, ठीक है, इसको जो व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, वो हिंदी भाषा का उसका जो माध्यम होना चाहिए, उसका माध्यम जो एक हिंदी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा संघ का कर्तव्य इसमें भी बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा अगले पॉइंट में बताया गया है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के रूप में शैली और पदों को आत्मसात किया जाए। यानी कि हिंदी में जो जितनी भी हमारी 8वीं अनुसूची में बताई गई जो अन्य भाषाएं, जो उनकी शैलियां हैं, जो उनके पद वगैरह हैं, ठीक है, जो उनका वर्णन किया जाएगा वो हिंदी में किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा संघ का कर्तव्य है। ये हमारे आर्टिकल 351 इसमें बताता है कि संघ का कर्तव्य है और संघ जो है इनमें जो है इसमें जो मतलब जो संघ ऐसा करे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा कुछ अगला पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाए। यानी जो हिंदी में जो शब्द भंडार है, मतलब हिंदी के जो व्याख्या करने के लिए जो शब्द है हिंदी के अंदर उनको बढ़ाने के लिए तो संस्कृत और अन्य भाषाओं से जो शब्द जो है हिंदी के अंदर जोड़े जाएं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा हिंदी के अंदर हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं कि जहाँ आपने जो तत्सम तद्भव देखे होंगे तो वो भी हमारे जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हमने तत्सम। और जैसे आपने देखा होगा कि अरबी भाषा के शब्द जोड़ लिए हमने हिंदी में, फारसी भाषा के शब्द जोड़ लिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। तभी दोस्तों इसमें ये हिंदी के शब्द भंडारों को बढ़ाने के लिए जो है संघ का कर्तव्य है कि ये इसमें जो है अभी दोस्तों आपने देखा होगा 5 से 6 दिन पहले हमारा एक हिंदी में जो एक शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, मतलब जो एक उसको हमारे जो हमारी वर्तमान है अब, ठीक है, जो हमारी जो वर्णमाला है उसमें 253 हमारे वर्ण हो गए। पहले हमारे 52 वर्ण थे, एक वर्ण उसके अंदर जो है जोड़ा गया है, ठीक है। अभी देखा होगा आपने, ये हमारा आर्टिकल 351 के तहत ही जोड़ा गया है। ये हमारा संघ का इसमें कर्तव्य है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में हमारा दोस्तों ये बताता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के दौरान हिंदीतर भाषाभाषी को यह महसूस ना हो कि उसकी उपेक्षा हो रही है और यह हिंदी जबरन थोपी जा रही है। यानी जो हिंदी भाषा को जो हमारा प्रसार है, ठीक है, और जो उसमें जो मतलब हिंदी की भाषा को जो बोल रहे हैं लोग, ठीक है, अब उसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि संघ जो हमारा जबरदस्ती उन पर थोप रहा है कि तुमको जो है ये बोलना चाहिए। उनको ऐसा ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये हमारा संघ जो है इनके ऊपर जबरदस्ती थोपा थापी ऐसा कर रहा है, ठीक है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ये उनसे बुलवाया जा रहा है और उसमें जो जबरदस्ती इसमें जो है जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें जो हमने आर्टिकल हमारा 343 से स्टार्ट करके और 351 तक दोस्तों हमने बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से इसमें दोस्तों कवर कर लिया है। और आपने देखा होगा हमने इसमें कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं है, सभी आर्टिकल्स को इसमें जितने आर्टिकल्स हैं हमने सब भाग 17 के अंदर सभी को हमने कवर किया है। और जो इनके हमारे सब आर्टिकल है उनको भी हमने दोस्तों इनके कवर किया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम अगला देखेंगे जो हमारी राजभाषा समिति बनी थी 1976 में, जो मतलब दोस्तों हमारी पहली राजभाषा समिति बनी थी वो 1976 में हमारी पहली राजभाषा समिति बनी थी। और दोस्तों ये राजभाषा समिति जो हमारी बनी थी, ठीक है,
तो यह हमारी जो राजभाषा समिति थी, ये हमारी जो 1970 मतलब जो 1963 में जो हमारा राजभाषा आयोग बना था, ये उसके आधार पर ये समिति हमारी बनाई गई थी। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के होते हैं, जैसा कि अभी मैं पीछे आपको क्लास में बता करके आया हूँ, ठीक है। और दोस्तों इन सदस्यों का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमण के तरीके से जो इन सदस्यों का चुनाव होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है हमारा, वो एकल संक्रमणीय जो है पद्धति के आधार पर होता है, उसी तरीके से जो तो इन सदस्यों का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय तरीके से इन सदस्यों का जो चुनाव किया जाएगा, ठीक है। अब इस समिति के सदस्य का जो अध्यक्ष होगा, इसका चुनाव समिति के सदस्य करते हैं। मतलब जो हमारी समिति पहले दोस्तों बनाई जाएगी, पहली जो समिति दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये 1976 में हमारी बनी थी। अब जो इस समिति का दोस्तों अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, उस सदस्य का जो मतलब जो उस समिति का जो अध्यक्ष बनेगा, उस अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाएगा वो समिति के सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष का उसमें चुनाव किया जाएगा, ठीक है। कोई और अन्य उसमें जो है भाग नहीं लेगा, जो समिति के सदस्य होंगे वही उसमें उसके चुनाव में भाग लेंगे, वही उसका जो उसमें चुनाव करेंगे, ठीक है, अध्यक्ष का। अब दोस्तों अगले पॉइंट में इसमें यह है कि परंपरा के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री को इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। जो हमारी मतलब अभी तक परंपरा चलती आ रही है, तो उसके अनुसार जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री है उसको जो इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। मतलब वर्तमान में जो हमारी राजभाषा समिति है, ठीक है, वर्तमान में जो हमारे वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जो इस समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अगला देखेंगे, हमारा अगले पॉइंट में हमारा यह है कि इस समिति का काम है कि संघ के राजकीय कामों में हिंदी के इस्तेमाल में हुई प्रगति का रिव्यू करना। मतलब जो हिंदी का इस्तेमाल है, ठीक है, जो हमारे संघ के जो राजकीय मतलब राजकीय और जो शासकीय काम है, ठीक है, जो उसमें हिंदी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो उसकी प्रगति हुई है उसका रिव्यू करे इस समिति का हमारा यह कर्तव्य होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला हमारा पॉइंट यह है कि इसके बाद इस पर सिफारिशें करके राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। मतलब जो इस पर क्या क्या सिफारिशें रखनी चाहिए, इसके इस्तेमाल जो इसका इस्तेमाल हुआ है इसकी प्रगति के लिए, उसका रिव्यू करने के बाद इस समिति का दोस्तों कर्तव्य होगा कि जो इस पर एक अपने जो सिफारिश रखे, और सिफारिश रखने के बाद में जो रिपोर्ट है वो अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को ये दे अपनी, ठीक है। अब अगला पॉइंट दोस्तों ये है हमारा कि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं और सरकारों को भेजते हैं, यानी कि राज्य सरकारों को भेजते हैं। अब राष्ट्रपति मतलब जो है इस समिति ने दोस्तों अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी, उस समिति का कार्य वहां पर पूरा हो गया, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति का इसमें कर्तव्य बनेगा, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है संसद के दोनों सदनों में रखेंगे, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदनों में रख दिया। रखने के बाद में जो राज्य सरकारों को उसके बाद में रखने के बाद में उस रिपोर्ट को फिर राज्य सरकारों को भेजते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में हमारे ये लोकसभा चुनावों के बाद इस समिति का जो पुनर्गठन अक्सर होता है। मतलब ये समिति हमारी जो हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 साल में, 5 साल के बाद जो हमारे इस समिति का जो पुनर्गठन होता है, यानी 5 साल के बाद ये समिति नई बनती है हमारी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हर 5 साल के बाद में जैसे गृह मंत्री वगैरह हमारे सब पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा, ठीक है, उसी समिति मतलब जैसे कि इसमें था कि जो 20 सदस्य होते हैं इसमें हमारे लोकसभा के होते हैं, 10 सदस्य हमारे राज्यसभा के होते हैं। इसीलिए दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद में जो है इस समिति का जो है पुनर्गठन होता रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम अगले देखेंगे दोस्तों, ये हमने ये भी देख लिया हमारा जो हमारी पहली राजभाषा समिति थी, ठीक है, वो कब आई थी, और जो हमारी ये वर्तमान में हमारी जो राजभाषाएं चल रही हैं वो किस तरीके से हमारा एक कार्य कर रही हैं, ठीक है। जो इसके सदस्य हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है वो भी हमने अपनी क्लास में कवर किया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो भाग 17 है हमने पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब दोस्तों जो हमारा अगली क्लास होगी उसमें जो है हम भाग 18 को देखेंगे। भाग 18 में दोस्तों हम ये देखेंगे जो हमारे भाग 351 तक हमने कवर कर लिया। अब जो हमारा भाग 18 आएगा वो दोस्तों हमारा आपातकाल उपबंध से संबंधित है, ठीक है। उसमें हम दोस्तों आपातकाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे, और जो दोस्तों हमारा जो आपातकाल है उसको दोस्तों हम 1 से 2 क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भाग 18 है यह दोस्तों हमारा काफी बड़ा है, और दोस्तों इसमें जो है बिल्कुल हम विस्तार से समझेंगे कि पहला हमारा आपातकाल कब लगा था, किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी, किस राज्य में सबसे ज्यादा बार लगा था, ये स्थिति हमारी क्यों बनी थी, हमारे आपातकाल ये लगे थे, ठीक है। बिल्कुल जो है 1 से 2 क्लासों में दोस्तों हम उसको निपटाएंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर दोस्तों आप अपने साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे दोस्तों हम जो है बहुत आगे तक जाएंगे। और दोस्तों हम जो जितनी भी हमारी यूपीएसआई से रिलेटेड है हमारी थ्योरी बेस्ड क्लास है उनको जो है दोस्तों हम यूट्यूब पर ही करेंगे, ठीक है। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है अगर आप जो अपना साथ ऐसे बनाए रखेंगे तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था हम जो है जो हमारे एक्ट है उनको कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था वो मैंने दोस्तों कर दिया, और दोस्तों हम आगे भी करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों आप जो है अपना साथ बनाए रखना ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों हम जो मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। उसमें जो हम बिल्कुल जो हमारे 40 क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर आते हैं मैथ के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और जो हमारे, ठीक है। अब दोस्तों
उसमें ये होता है हमारा कि एग्जाम के अंदर जो 2-4 क्वेश्चन दोस्तों इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो पूरा सेट बनता है हमारा 40 क्वेश्चन का उनको कवर करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम रीजनिंग को जो हमारा 40 क्वेश्चन का सेट है उसको कवर करते हुए चलेंगे। आपने दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों ज्यादा हमारे बड़े सब्जेक्ट हैं, जो हमारे मेजर टॉपिक मतलब जो मेजर सब्जेक्ट है हमारे यूपीएसआई के अंदर, वो हमारे एक तो दोस्तों रीजनिंग हो जाता है 40 क्वेश्चन के साथ में, मैथ हो जाता है हमारे 40 क्वेश्चन के साथ में, और दोस्तों हमारा हिंदी हो जाता है 40 क्वेश्चन के साथ में। यानी दोस्तों 160 हमारे टोटल क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे दोस्तों 120 क्वेश्चन होते हैं ये हमारे 3 सब्जेक्ट ही हमारे कवर कर लेते हैं दोस्तों। तभी मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप अपना साथ और बनाए रखेंगे तो दोस्तों हम जो हमारा हिंदी, मैथ और रीजनिंग है इसको भी दोस्तों बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। मतलब जो इनकी भी क्लासेस दोस्तों बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर लेंगे, 40 क्वेश्चन का एक सेट किया करेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों अगर आपके दोस्त वगैरह है, ठीक है, अगर आप जो है लाइब्रेरी वगैरह के अंदर क्लासेस देख रहे हैं तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए कि अगर दोस्तों क्वेश्चन ना खेले, क्योंकि दोस्तों अगर हम पहले थ्योरी कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से तो दोस्तों आगे भी हम अपनी क्लासों को पूरे अच्छी तरीके से, मतलब थ्योरी अगर हमने कवर कर ली एक बार अच्छे से, तो फिर दोस्तों क्वेश्चन को हम आराम से बना करके ले जाएंगे। और दोस्तों आपने अगर मैंने आपको दोस्तों जो हमने पिछली रिवीजन क्लास की थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको दिखा दिया था कि हम जो किस लेवल का अपने पढ़ते हुए चल रहे हैं। उसमें दोस्तों हमने जो है यूपीएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे हमारे संघ लोक सेवा आयोग के, उन क्वेश्चंस को दोस्तों हमने कवर किया था। और दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन जो है क्लास से बाहर नहीं था, यानी कि जो हम दोस्तों क्लास कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके वो चल रहा है। अगर दोस्तों आपने क्लास कर ली, आप फिर चाहे दोस्तों भारत की किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप जो अच्छा स्कोर करते हुए रहेंगे अपना पॉलिटी के अंदर। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।